स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, लास्ट क्लास में हम बेसिकली स्टडी कर रहे थे अबाउट दी नोमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। ठीक है, मैं थोड़ा से एक दो पॉइंट्स जो है वो उनको रिकैप करता हूँ, फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, हमने ये देखा था कि बेसिकली जितने भी रेफ्रिजरेंट्स हैं उनको हम ये जो हमारे पास और 9 सीरीज हैं, ठीक है, इनके थ्रू हम जो है वो उसको नंबरिंग कर सकते हैं या उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो पहले जो 3 सीरीज हैं जिसका हमने डिस्कस किए थी कि वो हमारे पास पहले जो 3 सीरीज हैं बेसिकली अल्केन बेस्ड होती हैं। ठीक है, विच इज CnH2n+2। ठीक है, इनको रिकग्नाइज करना बहुत ईजी है। अगर कोई भी सिर्फ 2 डिजिट में नंबर है, ठीक है, तो ये 2 डिजिट का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि वो मीथेन बेस्ड सीरीज है। अगर 3 डिजिट में है और पहला नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास 1 है तो वो हमारे पास इथेन बेस्ड है। इसी तरीके से अगर 8, 2, 3, 4 इस तरह का कोई नंबर है तो वो हमारे पास जो है वो प्रोपेन बेस्ड जो है वो सीरीज है। ठीक है, इन तीनों को रिकग्नाइज करने के साथ साथ हमने ये आपको एक्सप्लेन किया था कि इसको अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि ये तो फाइंड आउट कर लिया कि कार्बन कितने हैं, यानी कि कार्बन की कौन सी हमारे पास चेन है। अगर ये फिगर आउट करना हो कि हाइड्रोजन कितने हैं, एक फ्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं, ठीक है, तो फिर उसके लिए एक प्रॉपर हमारे पास नोमेनक्लेचर सिस्टम मौजूद है। ठीक है, जहाँ पे हमने ये देखा था कि RxYZ अगर हम एक रेफ्रिजरेंट कंसिडर कर लें तो इसमें जो लास्ट नंबर है विच इज Z, ठीक है, ये बेसिकली नंबर ऑफ फ्लोरीन आइटम्स को जो है वो बता रहा होता है। ठीक है, जो सेकंड नंबर है Y, ठीक है, दिस बेसिकली H+1 हाइड्रोजन आइटम्स को जो है वो शो कर रहा होता है, जबकि थर्ड नंबर आपके पास कार्बन-1 आइटम्स को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो इनके थ्रू हम फिगर आउट कर सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन आइटम्स कितने हैं। और अगर किसी भी अगर लेट सपोज मीथेन बेस्ड मॉलिक्यूल है, हमारे पास एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन है, ठीक है, तो जो हमारे पास जो हमारे पास वैलेंसीज बचेंगी या बॉन्ड्स बचेंगे वो फिर हमारे पास फ्लोरीन फिल कर रहा होगा। ठीक है, तो दैट्स द बेसिक आइडिया जो हमने आपको लास्ट टाइम पे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ बताई थी कि अगर कोई स्मॉल नंबर्स मौजूद हैं जैसे कि A B C D इस तरह का कोई भी स्मॉल नंबर मौजूद है एट द एंड ऑफ द रेफ्रिजरेंट, ठीक है, स्मॉल नंबर है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि वो कोई अनबैलेंस आइसोमर है। ठीक है, जिस तरह से 134 का हमने एक्सप्लेन किया था कि ये इसका जो है वो मॉलिक्यूल टेट्राफ्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूल इस तरह से। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में आपने क्या किया हुआ बेसिकली, पहले तो एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो सिंपल इसका 134 का है, लेकिन जहाँ पे आपने इसकी सिमेट्री को जो है वो चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम सिर्फ एक साइड पे ले गए और फ्लोरीन आइटम को एक साइड पे कर दिया तो ये 134A इसका एक आइसोमर बन गया। ठीक है, अच्छा, इसके साथ अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 एग्जांपल्स ही बता दी थी। ठीक है, R22 को ज़रा रिविजिट कर लेते हैं। R22 हमारे पास क्या है कि R22 बेसिकली फर्स्ट डिजिट जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है 2 फ्लोरीन आइटम्स को। ठीक है, सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है H+1 को 2 है तो H की वैल्यू हमारे पास वहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो लास्ट नंबर है विच इज ओमिटेड, ठीक है, C-1 जो है वो 0 है। ठीक है, तो C जो है वो हमारे पास 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कार्बन आइटम्स 1 है। ठीक है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जो अगर हम कार्बन का मॉलिक्यूल डिफाइन करें तो हमारे पास एक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक आपके पास जो है वो दो आपके पास जो है फ्लोरीन है। ठीक है, तो रिमेनिंग एक जो आपके पास स्पेस बच जाएगी वो बच जाएगी आपके पास, वहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो बेसिकली ये HCFC है हमारे पास, यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, इसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और हाइड्रोजन, तीनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, अच्छा, मूव करते हैं। अगर इसके अलावा कोई और नंबर है जैसे कि हमारे पास 300 सीरीज का कोई नंबर है। ठीक है, अच्छा, 300 सीरीज बेसिकली अगेन उसी तरीके से है जिस तरह से आपको पहले हमने देखा था, लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, यानी कि एक साइकिल की फॉर्म में होंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारे पास है R318, ठीक है, विच इज ऑक्टाफ्लोरो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्यूटेन बेस्ड कंपाउंड है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, और साइकिल की फॉर्म में आएंगे, ताकि साइकिल का मतलब है कि चारों कार्बन आइटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और एक रिंग या साइकिल फॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, अब जो रिमेनिंग स्पेसेस बची हैं हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 8 स्पेसेस फॉर्म रिमेनिंग रह गई हैं। ठीक है, तो जो 8 स्पेसेस होंगे उसमें हाइड्रोजन 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 यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन है। ठीक है, तो इसकी जो रिमेनिंग स्पेस है यहाँ पे हम फ्लोरीन को फिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा,
एक चीज देख लेते हैं, इस नंबर से डायरेक्ट एक चीज फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोरीन कितनी होंगी। तो R318 जो है, ठीक है, R318 में हमारे पास जो है वो, अगर पहले नंबर देखें तो फ्लोरीन हमारे पास 8 हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड नंबर H+1 जो है वो हमारे पास 1 है, यानी कि हाइड्रोजन आइटम्स जो है यहाँ से कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर जो है वो यानी कि C-1 जो है वो हमारे पास 3 है, तो कार्बन आइटम जो है हमारे पास 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 कार्बन्स, ठीक है, 8 फ्लोरीन्स, तो जो हमारे पास 8 स्पॉट्स रिमेनिंग थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 के 8 स्पॉट्स हमारी जो है फिल कर रहा है फ्लोरीन, ठीक है। देयरफॉर हमारे पास क्लोरीन की स्पेस नहीं बचती है, हाइड्रोजन तो वैसे ही 0 है, ठीक है, तो क्लोरीन की कोई स्पेस नहीं बनती है। ये जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरो कार्बन्स को, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्रेजेंट, सॉरी, फ्लोरोकार्बन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन्स मौजूद हैं, तो ये फ्लोरोकार्बन्स हैं, इसके साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोरोकार्बन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर, अच्छा, इसमें एक चीज डायरेक्टली आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है, 318 के भी बिल्कुल इसी तरीके से हैं जिस तरह से आपने 0 1 2 3 के किए थे, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज नहीं है सिवाय एक चीज़ के कि ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। बाकी जो इसके नोमेनक्लेचर है बिल्कुल उसी तरीके से जो बाकी आपने शुरू की 3 सीरीज का देखा है, ठीक है। मूविंग ऑन, हमारे पास दो जो नेक्स्ट सीरीज हैं, ठीक है, विच इज 4 and 5, ठीक है। 4 and 5 रिप्रेजेंट कर रही होती है आपके पास जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को या एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स को, ठीक है। इनके लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डायरेक्ट कोई रिकग्निशन नहीं है कि मैं 4 को ये बता सकूं कि इसमें कौन कौन से ब्लेंड्स मौजूद हैं। इसके लिए ऑब्वियसली मुझे एशरे की जो टेबल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर जो हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स में बहुत बहुत में आपके पास जो है वो ब्लेंड्स की जो है वो कंपोजिशन गिवन होती है, ठीक है। तो हम उन कंपोजिशन देख सकते हैं कि कौन से ब्लेंड्स की कंपोजिशन कितनी है, ठीक है। और इसी तरीके से फिर हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर जैसे कि जियोट्रॉपिक ब्लेंड्स में ए और बी गिवन है, ठीक है, तो ए और बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका कंपोजिशन चेंज होगी, ठीक है। अगर RO7 ए जो है RO7 बी के साथ उसका सेम मिक्सचर होगा, मतलब उसके जो रेफ्रिजरेंट्स हैं वो सेम होंगे जो मिक्सचर फॉर्म कर रहे होंगे, जैसे R32 है, R125 और 134 है, लेकिन इनकी जो कंपोजिशन है वो 20 से कि 10% हो रहा है, ये 40 से 70% हो रहा है, और ये 40 से 20% हो रहा है, ठीक है। तो इनकी कंपोजिशन चेंज हो रही है, लेकिन इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी कि जो इसकी मिक्सचर फॉर्म जो कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट, ठीक है, वो दोनों सेम है। तो ए और बी सिर्फ और सिर्फ उसकी जो कंपोजिशंस हैं उनको डिफाइन कर रहा है कि वो डिफरेंट कंपोजिशंस, ठीक है। वाइल जो आपके पास एजोट्रॉप्स हैं वो नॉर्मली कांस्टेंट कंपोजिशन के साथ हैं, जिसमें R12 है और R152 का जो मिक्सचर है वो R500 बनाता है, और सो ऑन। ये आपको पूरी डिटेल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। टिप्स और जो आपके पास मिक्सचर्स या ब्लेंड्स हैं उनके लिए ये बस फिगर आउट करना आना चाहिए कि ये जो है वो जियोट्रॉप्स हैं या एजोट्रॉप्स हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको ऑब्वियसली टेबल से जाके देखनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो सीरीज है वो हमारे पास 600 सीरीज है, ठीक है। अच्छा, अब 600 सीरीज में अगेन जो हमारे पास नंबरिंग है, ठीक है, वो कोई कैटेगराइज बेस्ड ऑन दी मॉलिक्यूल्स नहीं हुई है, इस तरह से 4 और 5 की तरह हुई है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अगेन, ठीक है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे जैसे कि हमने देख चुके हैं कि अगर हमारे पास 0 1 2 3 की सीरीज हो तो हमारे पास कार्बन आइटम्स चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर इससे कोई ऊपर की सीरीज है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे N ब्यूटेन है जिसमें साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं है, या फिर आपके पास अगर कोई 5 आइटम बेस जो है वो कार्बन आइटम कार्बन कंपाउंड हो, ठीक है, तो उस केस में फिर आप उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। दो यहाँ पे आपको एग्जांपल शो हो रही है, एक R600 की, R600A की, ठीक है। दोनों आपके पास ब्यूटेन्स हैं, ठीक है, लेकिन एक जो है वो N ब्यूटेन है और सेकंड जो है हमारे पास आइसोब्यूटेन है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला इन दोनों का सेम है, ठीक है, C4H10, लेकिन क्योंकि अगेन यहाँ पे कार्बन 4 कार्बन होंगे, ठीक है, तो ये 4 कार्बन की जो प्लेसमेंट है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि इस तरह से हो, ठीक है। 4 कार्बन जो आपके पास N ब्यूटेन्स में कनेक्टेड होते हैं एक सीरीज में, ठीक है, जबकि जो आपके पास आइसोब्यूटेन्स है उसमें कार्बन कुछ इस तरह से कनेक्ट होता है, ठीक है।
तो इस वजह से इनकी अगेन जो है वो नंबरिंग में ए स्मॉल यहाँ पे मौजूद है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसका एक आइसोमर है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट दो सीरीज है, ठीक है, ये अगेन फिर इनका जो नॉमेनक्लेचर है सिर्फ 4, 5 और 6 का जो है वो हमारे पास हमें टेबल्स मतलब उसको हम देख के फिगर आउट नहीं कर सकते कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन उसके बाद के जो है अगेन फिर हम इजीली कंपाउंड्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो 7 सीरीज है, ठीक है, 7 सीरीज हमारी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को शो कर रही होती है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कि वाटर है, हाइड्रोजन सॉरी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ठीक है, ये सब जो है हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इनको रेफ्रिजरेंट्स का नंबर असाइन करना बहुत ईजी है, ठीक है। सिर्फ एक फॉर्मूला है, एक कि आपने पहला 7 सीरीज को यूज करना है और साथ साथ इसका मॉलिक्यूलर वेट यूज करना है, ठीक है। तो अगर आपने 7 सीरीज और मॉलिक्यूलर वेट यूज किया है तो आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा रेफ्रिजरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हमें वाटर का जो है वो रेफ्रिजरेंट नंबर डिसाइन करना है, ठीक है, तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 16 ऑक्सीजन प्लस जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन, ठीक है, तो 18 होता है, ठीक है। तो ये 8718 जो है वो हमारे पास वाटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर अमोनिया है तो अमोनिया क्या होनी चाहिए भाई, ठीक है, अमोनिया शुड बी R17, ठीक है, R717 हो जाएगा क्योंकि अमोनिया उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 17 है, और इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो R744 होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 44 उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। तो जो कॉमन हमारे पास 3 इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स हैं उसके लिए हमने यहाँ पे उसके जो रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स हैं वो डिफाइन कर दिए, ठीक है। और लास्ट जो सीरीज है इसका हमने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि बेसिकली जो 4 डिजिट सीरीज है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है आपके पास अनसैचुरेटेड कार्बन आइटम्स को, ठीक है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसकी वजह से जो आपके पास रिमेनिंग स्पॉट्स बच जाएंगे वो कम हो जाएंगे, जो सीरीज बनेगी वो कुछ इस तरह से CnH2n की फॉर्म में बनेगी, ठीक है। ये CnH2n की सीरीज है, इसमें से एक चीज देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1150 आ रहा है, ठीक है, तो 1150 जो है वो उसको अगर हम फिगर आउट करना चाहें कि इसमें कितने हाइड्रोजन और कार्बन आइटम्स हैं, ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये फ्लोरीन जो है हमारे पास 0 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन H+1 जो है हमारे पास 5 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन आइटम्स हमारे पास 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो C-1, ठीक है, C-1 इज बेसिकली 1, तो C जो है तो हमारे पास कार्बन आइटम्स 2 हो जाएंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट है, ठीक है, जो पहला जो इंडिकेटर नंबर है, ठीक है, ये बता रहा है कि आपके पास अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, ठीक है ना। तो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है तो आपके पास अगर मैं कार्बन का मॉलिक्यूल डिफाइन करूं तो वो इस तरह से कार्बन का मॉलिक्यूल डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग स्पॉट्स जो हमारे पास रिमेनिंग स्पॉट जो हमारे पास बच जाएंगी वो 4 बच जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 वैलेंसीज हमने यहाँ पे यूज कर लिए, रिमेनिंग स्पॉट 4 बच जाएंगे। तो एक हाइड्रोजन, कितने हमारे पास हाइड्रोजन थे, 4 हैं, ठीक है, चारों हाइड्रोजन से फिल हो गया। रिमेनिंग जो आपके पास फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए कोई स्पॉट नहीं बची, ठीक है। तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल बनेगा ये फिर बन जाएगा आपके पास हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। आरिस बताओ। सर ये 4, 5, 6 का जो आपने बताया तो इसका सिर्फ हमें टेबल से देखना होता है? उसका सिर्फ जो उसके एस्ट्रे के फंडामेंटल्स की बुक है उसमें आपको जो है वो टेबल्स में मिल जाते हैं जितने भी कंपोजिशन हैं, ठीक है। एस्ट्रे की हैंडबुक्स के अंदर उसकी पूरी कंपोजिशन पे मौजूद होती है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट है, कौन से रेफ्रिजरेंट के साथ ये है, ठीक है। एक दो जो कॉमन है उसका अगर कोई याद करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो एक दो कॉमन आपके पास ब्लेंड्स यूज होते हैं आप उनको याद कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली अगर तुम फिगर आउट करना चाहो नंबर से कि ये 4 और 4 में क्या है तो आप फिगर आउट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये करना चाहूँ R123 में क्या है तो मैं फिगर आउट इजीली कर सकता हूँ कि इसमें किस तरह का इसका मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो सिर्फ बात ये बतानी होगी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, तो लास्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेफ्रिजरेंट जो है वो बेसिकली 1150 जो है ये इथाइलिन का है, ठीक है, जिसको मैंने अभी समझाया आपको। और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो एक और चीज़ है विच इज़ HFO, विच इज़ हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन्स कहलाते हैं ये, ठीक है। इसमें अगेन
उसके जो ODP है और उसका जो ODP 0 होता है, उसका जो GWP है, ठीक है, विच इज जी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं अगेन यू कैन फिगर आउट कि इसमें 4 फ्लोरीन होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन आइटम +1 जो है वो इसमें 3 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आइटम जो है बेसिकली 3 - 1 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आइटम्स हो गए, ठीक है। कार्बन आइटम्स जो है वो आपके पास C-1 2 है, तो कार्बन आइटम्स हमारे पास 3 होंगे, 1 2 3 कार्बन आइटम्स हो गए, ठीक है। फ्लोरीन आइटम्स 4 थे, चारों फ्लोरीन आइटम्स मौजूद हैं, ठीक है। और जो पहला नंबर जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये बता रहा है कि अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स है, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स अगेन वही मसला है कि आपने उनकी प्लेसमेंट कैसे करनी है, ठीक है। मॉलिक्यूल जो आपके पास जिनके साथ आप बॉन्ड्स बना रहे हैं फ्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, उनकी प्लेसमेंट कैसे करनी है, तो वो देखने के लिए यहाँ पे हमने ABCDEF की 6 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आखिरी में जो टर्मिनल बॉन्ड है वो CH2 आ रहा हो, ठीक है, आखिरी टर्मिनल बॉन्ड जैसे हमारे पास CH2 आ रहा है, ठीक है, तो हमने ऑब्वियसली उसके लिए CH2 के लिए हमने जो है वो फिगर आउट कर लिया कि F होना चाहिए, तो आखिरी नंबर हमारे पास F है। जो मिडिल वाला है, अगर वो मिडिल में हमारे पास फ्लोरीन के साथ रेडिकल फॉर्म कर रहा है, क्लोरीन के साथ कर रहा है और हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, कि डिपेंडिंग ऑन दैट हम जो है XYZ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फ्लोरीन के साथ जो है वो रेडिकल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, मतलब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो फ्लोरीन रेडिकल के साथ हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो CF आ रहा है, तो हमारे पास Y हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं Y और F, ठीक है, अगेन ये उसके जो आपके पास फ्लोरीन और हाइड्रोजन की पोजीशंस हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। इस वजह से आपके पास की लास्ट 2 डिजिट्स हम या लास्ट 2 अल्फाबेट्स हैं वो उसके आइसोमर्स के लिए डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको इस पॉइंट पे जो हमारा नॉमेनक्लेचर जो है वो ऑलमोस्ट एंड होता है। कुछ स्लाइड्स हमें जो है वो और फर्दर डिस्कस करनी है अबाउट दी समरी, ठीक है। बेसिकली ये है कि पहले हम ये देख चुके हैं कि कोई भी हमें रेफ्रिजरेंट अगर सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो वो एक सिंगल प्रॉपर्टी का फंक्शन नहीं है, ठीक है। आप कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते कि यार ये बस देख लो और जो है ना रेफ्रिजरेंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए वी नीड टू एक्चुअली सी अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, उसके बाद जाके हम रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया था कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या उसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट और उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ठीक है। सेकंड हमने ये देखा था कि व्हाट एल्स, उसके जो है वो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है। अगर हम उसको कंडेंसर में यूज़ कर रहे हैं तो कंडेंसर का जो प्रेशर है, ठीक है, उसको लो पे ऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। और जो कंप्रेसर सॉरी आपकी जो कंडेंसर वाली साइड है उसको लो पे ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हाई पे करेगा तो पाइपिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसी तरीके से हम उसके फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ गए थे कि वो इनर्ट होना चाहिए, वो उसकी पाइपिंग के साथ जो है वो उसका रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था उसका हाई डाइक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि वो जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो तो वो जो है वो कंडक्टिव नहीं बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जिस पर हमने फोकस किया। और लास्ट में फिर हमने देखा था कि ऑब्वियसली ये 2 चीज़ें तो हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपके इन्वायरमेंट का इफेक्ट है। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट के लिए उसका जो ODP है, ठीक है, और उसका जो DWP है, उसको ODP को कंप्लीटली तौर पे 0 होना चाहिए और GWP को बहुत ही ज़्यादा लोअर होना चाहिए, लेस देन 1 की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने डिस्कस किया था। एक फाइनली आपको एक समरी शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। करा हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने बेसिकली जो कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट्स हैं या जो पास में यूज होते थे, ठीक है, और उनकी रिप्लेसमेंट हो गई है, ठीक है। सिर्फ उनको हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेंज, ठीक है। तो जो पहला वाला आपके पास यहाँ पे सेट नजर आ रहा है पिंक कलर के अंदर, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो येलोइश रीजन है ये बेसिकली मीडियम टेम्परेचर रेंज के लिए, ठीक है। और ठीक है, ये सब उसी का पार्ट है, ठीक है। और लास्ट में 2 है विच इज अबाउट जो लाइट ब्लू कलर में, ये बेसिकली लो टेम्परेचर रेंज के लिए, ठीक है। तो ये डिसाइड बेसिकली हमने किस तरह से किया, बेसिकली सिंपल एक जो बहुत ही क्रूड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। या बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट देख के हम ये देख सकते हैं कि हमने ये बेसिकली ये हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है
यू कैन सी -30 और -27 है, ये मीडियम टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए हैं, ठीक है। और जो लास्ट दो रेफ्रिजरेंट्स हैं ये -89 और -128 इनका बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, तो ये लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए, यानी कि सुपर लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है ना। अच्छा, प्लस साथ साथ हमने इसकी एप्लीकेशंस को डिफाइन कर दिया कि R113 और R11 बेसिकली ये आपके पास इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग के लिए और हीटिंग के लिए जो है वो हीटिंग पंप्स में यूज होते रहे, ठीक है। इसी तरीके से जो 113 है वो लो प्रेशर्स पे ऑपरेट होता था, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है ना, तो इसको अगर हमें फ्रीजिंग के लिए यूज़ करना है, यानी कि उसको एयर कंडीशनिंग के लिए यूज़ करना है, तो इसका लो प्रेशर करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अगर किसी रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो तो उसका मसला क्या हो जाता है, फिर उसको हमने लो प्रेशर पे ऑपरेट करना होता है ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट को नीचे ला सकें, ठीक है ना। और उसकी वजह से क्या होगा, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को कैटर करने के लिए हमने R11 को यूज़ किया था, लेकिन ये तो दोनों जो रेफ्रिजरेंट्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे मैंने एक जो है वो ग्रीन कलरिंग की हुई है, ठीक है। ग्रीन कलरिंग का मतलब है कि ये ओके है एटमॉस्फेयर के लिए, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट्स थे जो ओल्ड पहले यूज होते थे वो एटमॉस्फेयर के लिए ठीक नहीं थे, तो फिर इसके लिए रिप्लेसमेंट में R123 आया, जिसने जहाँ पे R11 की एप्लीकेशन हो रही थी या 113 की एप्लीकेशन हो रही थी, उनको जो है फिर वो सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से R12 जो है बहुत ज़्यादा हमारी जो ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग है उसके लिए यूज़ होता था, ठीक है। लेकिन इसका भी वही मसला था कि ये जो है वो मैंने इसको ग्रीन नहीं किया हुआ था, इसका मतलब है कि ये इन्वायरमेंट के लिए फैक्ट मतलब हार्मफुल था, ठीक है। तो देयरफॉर उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए थी, उसकी रिप्लेसमेंट आ गई हमारे पास 134A, ठीक है, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है एज अ रिप्लेसमेंट, ठीक है। सिमिलरली आपके पास R22 है, ठीक है। R22 बेसिकली आपके जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं उसमें यूज़ होता है एज अ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। लेकिन R22 के साथ हम जो है अगर फर्दर इसको ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स को कम करना चाहें, ठीक है, ऑपरेटिंग एट लोअर कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर देन R22, ठीक है। अगर हमारे जो कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर है उनको फर्दर इम्प्रूव करना चाहें तो फिर हम R542 को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। R542 हमारे सुपरमार्केट फ्रीजर्स और रेफ्रिजरेटेड केसेस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आप फिर क्वेश्चन करेंगे यहाँ मैंने इसको ग्रीन नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब इसकी कोई रिप्लेसमेंट चाहिए हमें, ठीक है। तो इसकी जो रिप्लेसमेंट है वो R407 है, R7B है, 507 है, ठीक है। ये सब हमारे 542 की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जहाँ पे हमें जो है वो लोअर कंप्रेशन रेशियोज चाहिए, ठीक है, और जो है वो डिस्चार्ज टेम्परेचर कम चाहिए, ठीक है, हायर कैपेसिटी चाहिए, यानी कि हायर वॉल्यूम को जो है आपका जो कंप्रेसर जो है वो डील कर सके, ठीक है। उन सब केसेस में आप जो है फिर ये R07B या 507 यूज़ करेंगे, ठीक है। इनका जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, वो 22 के और 542 की सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन रेशियोज यानी कि अगर आपको वॉल्यूम कम करना हो, ठीक है, और सॉरी आपने जो कंप्रेशन रेशियो कम करना हो, कैपेसिटी बढ़ानी हो, ठीक है, तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में दो जो है हमारे पास विच इज़ 503 और 14, ठीक है, ये बहुत ही लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। R503 जो है, ठीक है, ये कैस्केड सिस्टम्स में यूज़ किया जा सकता है इन कॉम्बिनेशन विद R542 और R22, ठीक है। इसको आप एज अ कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। ये 23 और 13 का जो है वो आपके पास कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो है क्लोरीन इसके अंदर मौजूद होगी, ठीक है। तो क्लोरीन मौजूद होगी तो देयरफॉर वी नीड के हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सके क्लोरीन को, ठीक है। तो हम R14 को यूज़ कर सकते हैं जो इन्वायरमेंट के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है ना। सर जी सर ये जो आपने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ इसका मतलब ये है कि वो उनकी रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं है ना? नहीं, ग्रीन से मेरे हाईलाइट का मतलब यह है कि ये वो रेफ्रिजरेंट्स हैं जो फॉर द टाइम बीइंग आप इजीली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कि जिनको अभी अलाउड है, ये आपके जो इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालना है, ठीक है। ये ठीक इन्वायरमेंट ठीक इम्पैक्ट इनका नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो R134A, ठीक ठीक है। R22 जो है बेसिकली HCFC है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, सॉरी HFC है, ठीक है, इसमें जो क्लोरीन नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास HFC है,
लेकिन स्टिल इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म में नहीं लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कम्प्लीटली तौर पे बैन नहीं हुआ। अच्छा जी, लास्ट एक स्लाइड, ठीक है, इसमें अगेन उसी तरह से आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ऑब्वियसली डिफरेंट बुक से लिया हुआ है तो डिफरेंट पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन 11 की जो रिप्लेसमेंट वगैरह है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, 12 की रिप्लेसमेंट ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 11, 12, 22, 134, ठीक है, इन पे मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, 717 और 744, ठीक है। 717 हमारे पास क्या है, अमोनिया, और 744 जो है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है। अमोनिया बेसिकली इनएक्सपेंसिव है और अवेलेबल है, एफिशिएंट है, ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक बहुत अच्छा रेफ्रिजरेंट है ये अमोनिया। लेकिन मसला क्या है, लो टेम्परेचर एप्लीकेशन पे भी वर्क करता है, यानी मीडियम टेम्परेचर एप्लीकेशन पे भी वर्क करता है। लेकिन इसका मसला सिर्फ क्या है, इसका मसला है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, और अगर इसको हम कॉपर के साथ यूज़ करें तो ये उसके साथ इनर्ट नहीं रहता, उसके साथ रिएक्टिव बन जाता है, ठीक है। देयरफॉर इसकी जो यूजेज है वो लिमिट हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से जो 744 है, ठीक है, 744 भी अगेन अगर मैं इसका ओडीपी और जीडब्ल्यूपी देखूं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन मसला यहाँ पे अगेन क्या आता है, यहाँ पे ये फिर ये जो है वो मतलब एडवांटेज में इसका इको फ्रेंडली है, अनएक्सपेंसिव है, अवेलेबल है, लेकिन जो इशू क्या है, ये लो क्रिटिकल टेम्परेचर्स पे इसका जो, अगर मैं इसका वो देखूं, क्रिटिकल टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। तो जो इसकी जो साइकिल होती है, जैसे मैं पहले भी पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है, इसकी जो साइकिल है वो फिर बिल्कुल जो है वो इस रेंज में लाई कर रही होती है, विच इज़ बेसिकली योर ट्रांस क्रिटिकल साइकिल, यानी कि सब क्रिटिकल भी होगी और उससे ऊपर भी जा रही होगी, विच इज़ योर सुपर क्रिटिकल स्टेट, ठीक है ना। तो इन दोनों के दरमियान लाई कर रही होगी, इस वजह से इसकी ट्रांस क्रिटिकल साइकिल होती है, और फिर इसका जो सिस्टम डिज़ाइन करना है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी ड्रॉप हो रही होती है, ठीक है। तो देयरफॉर जो इन दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारी अमोनिया है, ये फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स जो है वो रेफ्रिजरेंट्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट और रिसर्च रिक्वायर्ड है ताकि इनको जो है, जो इनके ड्रॉबैक्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो ये एक पूरा आपका समरी थी अबाउट योर रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है। प्लीज़ इसके जब भी आप प्रिपेयर करें तो कुछ चीज़ें जिसमें अगर जैसे यहाँ पे एजोट्रॉप लिखा हुआ है तो उसके ब्लेंड्स की मैं कंपोजिशन याद करवाना मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। मैं ये कभी भी नहीं पूछूंगा R404 के अंदर कौन कौन से ब्लेंड्स होते हैं, ठीक है, मतलब कौन कौन से रेफ्रिजरेंट्स होते हैं। हाँ, ये जरूर पूछ सकता हूँ कि R404 कौन से टाइप का ब्लेंड्स होता है, ठीक है। तो एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ जिसमें मुझे भी पता है कि आपको वो टेबल देखना पड़ेगा, उसके आप अगर आप नहीं बता सकते वो मैं कभी भी आपसे नहीं पूछूंगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉमन क्लेचर पढ़ाया तो नॉमन क्लेचर पूछ सकता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, प्रॉपर्टीज पूछ सकता हूँ, ठीक है। जो जो चीज़ें आप इजीली समझते हैं कि उनको क्वेश्चन प्रिपेयर किया जा सकता है, आप उसके लिए जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। अच्छा गाइस, मेरे पास 10 मिनट्स हैं, प्लीज़ क्लास को जरा रिज्वाइन कर लीजिए। सो आज के वीक से हम जो है एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विच इज़ अबाउट दी साइक्रोमेट्री, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एयर कंडीशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि आगे जो भी आपकी वर्किंग होगी एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स के लिए, या आप एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जो भी स्टडी करेंगे सिंपल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ हमें उसको डिस्कस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो बेसिकली ये जो पूरी स्टडी कहलाती है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो साइकोमेट्री है, ठीक है। तो उनको हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आगे हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे, यानी कि 2 वीक्स में कवर करेंगे, उसमें ज़्यादातर हमारे जो टॉपिक होंगे वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉइस्ट एयर और उसके कंडीशनिंग प्रोसेसेस होंगे, यानी कि कौन कौन से कंडीशनिंग प्रोसेस हो सकते हैं, या आपके पास उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला जो स्टेप है उसमें हमें डिफाइन करना है कि साइकोमेट्री क्या चीज़ है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉइस्ट एयर के ऊपर आएंगे, उसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जिनको हमें जो है वो डिस्कस करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और उसकी बेसिस पे हम जो है वो कंप्लीट क्वालिटी या कंप्लीट जो आपके स्टेटस है एयर का, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम, एक चार्ट होता है जिसको हम कहते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ठीक है, उनके थ्रू भी जो है वो रीड कर सकते हैं, उसको भी देखेंगे कि उसको हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट से कैसे रीड कर सकते हैं,
और फाइनल में एयर कंडीशनिंग प्रोसेसेस यानी कि ह्यूमिडिफिकेशन है, डिह्यूमिडिफिकेशन का कैसे इम्पैक्ट आ रहा है प्रॉपर्टीज पे, कूलिंग का कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, वो सब चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज़ इस साइक्रोमेट्री है क्या चीज़। ठीक है, तो बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर। ठीक है, तो एक पॉइंट यह है कि आपके पास जो एयर में जो एयर मौजूद है, ठीक है, वो सिंपल ड्राई एयर नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट भी होता है। ठीक है, वो मॉइस्चर कंटेंट किस वजह से, वाटर वेपर्स की वजह से। ठीक है, इन दोनों का जो साइमल्टेनियस मिक्सचर है उसकी स्टडी हमारे पास जो कहलाती है वो साइक्रोमेट्री कहलाती है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ऑब्वियसली जितनी भी हमारी एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशंस है उसमें एयर कभी भी ड्राई एयर यूज नहीं हो रही होती। ठीक है, वो एज अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर होती है। ठीक है, तो हमें इसलिए रिक्वायरमेंट है कि हम दोनों चीज़ों को स्टडी करें, ना सिर्फ ड्राई एयर की प्रॉपर्टीज़ को, बल्कि उसके जब वो मिक्सचर में आ जाए एज अ मॉइस्ट एयर उसके साथ ऐड हो जाए, ठीक है, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, और वो प्रोसेस पे किस तरह से जो है वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, वो फिर हमें स्टडी करना एज अ जॉब ऑफ HVAC इंजीनियर है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, आप लोगों को पता है कि जो आपकी नॉर्मल एयर है, ठीक है, नॉर्मल एयर जो है वो सिंपल मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, उन डिफरेंट गैसेस में हमारे पास कौन कौन सी, नाइट्रोजन है जो 78% है, ऑक्सीजन अबाउट 21% है। ठीक है, और इन दोनों के बाद जो रिमेनिंग आपके पास 1% रह जाता है, वो 1% जो है वो डिफरेंट गैसेस के ट्रेसेस हैं, जिसमें हमारे पास आर्गन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इन सब के जो ट्रेसेस हैं वो हमारे एयर के अंदर मौजूद है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये तो ड्राई एयर की फॉर्मेशन हो गई, जो मिक्सचर हैं सारे, ठीक है, ये ड्राई एयर फॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो सेकंड चीज हमारे पास एयर के अंदर मौजूद है वो है वाटर वेपर, यानी कि जो आपके पास मॉइस्चर एवोपरेट हो रहा होता है, ठीक है, वो भी पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर है। और थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज है हमारे पास डस्ट पार्टिकल, फ्यूम्स, ठीक है, कोई भी पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है, वो हमारे पास थर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट है अबाउट हमारी जो एयर मौजूद है। ठीक है, तो ये सब मिलके हमारे पास एटमॉस्फेरिक एयर फॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन में आते हैं तो एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन में हम पहले ही स्टेप पे जो है वो फिल्ट्रेशन करवा देते हैं। ठीक है, उस फिल्ट्रेशन के अंदर क्या करते हैं कि जो हमारे पास पॉल्यूटेंट्स वाला पार्ट है, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जो पॉल्यूटेंट्स को हमने रिमूव कर दिया तो जो रिमेनिंग हमारे पास दो चीजें बची वो बन गई हमारे पास सिंपल ड्राई एयर बच गई और वेपर बच गए। ठीक है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, फिर वो हमारे पास कहलाता है मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो जो एयर जिसके अंदर वाटर वेपर जो है वो एग्जिस्ट करता है वो हमारे पास मॉइस्ट एयर है, और जिसके अंदर कोई वाटर वेपर नहीं है, ठीक है, वो हमारे पास फिर ड्राई एयर है। ठीक है, तो जब हम एयर कंडीशनिंग के हवाले से बात करेंगे तो ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर दो आपके पास मतलब एक सिर्फ एयर कहना जो है वो इनफ नहीं है, यू नीड टू स्पेसिफाई कि वो ड्राई एयर है या मॉइस्ट एयर है। ठीक है, अच्छा, फर्दर ऑन आपके पास जो मिक्सचर है उसके अंदर ऑब्वियसली मॉइस्चर, हमने मॉइस्चर की बात कर ली कि मॉइस्चर एग्जिस्ट करेगा, तो मॉइस्चर की जारी बात है कुछ ना कुछ परसेंटेज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो उस परसेंटेज को हम आगे बताएंगे कि वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आसानी के लिए समझ लो कि 0 से 100 का स्केल है। ठीक है, तो 0 सबसे मतलब उसमें कोई भी वेपर नहीं है, और 100 जितना भी वो मैक्सिमम वेपर एब्जॉर्ब कर सकता था उसने एयर ने उतना मैक्सिमम वेपर एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी 100% जो है वो कैपेसिटी हो गई है। ठीक है, ये जो 0 से 100% की वेरिएशन है, ठीक है, ये ऑब्वियसली डिपेंड करती है आपके टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। ठीक है, कि आपके जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें 0% ह्यूमिडिटी होगी, यानी कि 0% मॉइस्चर होगा, या उसमें 100% मॉइस्चर होगा। ठीक है, तो ये 0 से मैक्सिमम की जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, ये आपकी ऑब्वियसली टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर है। ठीक है, मॉइस्चर कैसे इसमें ऐड होता है, थ्रू एवोपरेशन। मॉइस्चर एयर से रिमूव कैसे होता है, थ्रू कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये दो बेसिक प्रोसेस हैं जो मॉइस्चर ऐड या रिमूव करवा रहे होते हैं। और मॉइस्चर की स्टडी क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन में आते हैं तो ह्यूमन कंफर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है उसका। सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करना ही नेसेसरी नहीं है, बल्कि उस एयर को
ह्यूमन के लिए कंफर्टेबल बनाना भी जरूरी है, ठीक है। आप ऐसे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते जो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो, जिसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो वहां पे आप काम नहीं कर सकते, कहीं बहुत ज्यादा ड्राई हो वहां पे आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इट इज वेरी नेसेसरी कि आपको जो है उसका मॉइस्चर कंटेंट और उसका कंट्रोल पता हो कि आपने कैसे करना है, ठीक है। तो वो एयर जो आपके पास कंप्लीटली तौर पे जितना भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर चुकी होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड एयर, ठीक है। यानी कि जितना भी मैक्सिमम मॉइस्चर एयर एब्जॉर्ब कर सकती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, वो अगर वो एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, तो अब आगे जाके हम वो टर्म्स सीखेंगे कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जो डिस्क्राइब कर रही होती हैं कि मॉइस्चर कंटेंट मैक्सिमम हो गया नहीं हो गया, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट पे सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करें कि अगर 0% है तो ड्राई एयर है, ठीक है, अगर 100% है तो वो सैचुरेटेड एयर है, ठीक है। और सैचुरेटेड एयर में हमारे पास फिर इस बिटवीन रेंज को जीरो से, अगर जीरो से कुछ भी नंबर बड़ा होता है, ठीक है, तो वो फिर हमारे पास मॉइस्ट एयर है, ठीक है। तो मॉइस्ट एयर कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 से जो ग्रेटर देन और 100 तक पहुंचने में जो भी नंबर है, ठीक है, वो मॉइस्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सैचुरेटेड एयर से वो उसकी मैक्सिमम स्ट्रीम को शो कर रहा है कि यहाँ पे 100% इसका मॉइस्चर हो चुका है, अब फर्दर इसमें एडिशन नहीं है, ठीक है। आज के लिए 2 पॉइंट्स और ऐड करते हैं और उसके बाद आज के लेक्चर स्टॉप करेंगे, ठीक है। 2 फर्दर पॉइंट्स क्या है, एक तो ये कि जो आपकी एयर है, ठीक है, एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन में वो नॉर्मली -10 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ब्रैकेट में होती है, ठीक है। और इस पॉइंट पे एयर का जो सैचुरेशन टेम्परेचर है उससे वो कहीं ज़्यादा पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। देयरफॉर इसको हम कह सकते हैं कि ये एज अ आइडियल गैस जो है वो बिहेव कर रही है, ठीक है। सिमिलरली जो आपके वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स का जो गिवन टेम्परेचर अगर फॉर एग्जांपल आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखें तो उस पॉइंट पे जो वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर आता है, ठीक है, अगर मैं आपकी डायग्राम ड्रॉ करूं, ठीक है, तो अगर मैं लो प्रेशर्स के ऊपर बात करूं, सॉरी अगर मैं 50 डिग्री की बात करूं, ठीक है, तो 50 डिग्री पे वाटर का जो वाटर वेपर यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो ये वाटर वेपर ऑब्वियसली लो प्रेशर्स के ऊपर एज अ सुपर हीटेड स्टेट यानी कि एज अ गैसेस स्टेट जो है वो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो एट वेरी लो प्रेशर्स, ठीक है, जहाँ पे आपके पास सैचुरेशन प्रेशर है लाइक 12.3 किलो पास्कल, और रफली बुक्स में इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि लेस देन 10 किलो पास्कल अगर आपके पास प्रेशर हो वाटर वेपर का, ठीक है, तो उस पॉइंट पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपका जो वेपर है, वाटर वेपर है, वो एज अ आइडियल गैस जो है वो कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है हमारी एनालिसिस को, कि जो है वो हमारी जो एनालिसिस है वो एज अ वाटर वेपर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है कि वाटर वेपर को हम जो है वो आइडियल गैस जब भी ले सकते हैं जब प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो, ठीक है। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, वाटर वेपर का, तो हम उसको आइडियल गैस कंसिडर कर सकते हैं, उसको फिर PV = RT की एप्लीकेशन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट था। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ जाने से पहले, आप ये बताएं कि अगर कोई स्टीम टरबाइन है, ठीक है, स्टीम टरबाइन के जो वाटर वेपर्स होते हैं उनको हम आइडियल गैस अप्लाई कर सकते हैं? अगर कोई मुझे जवाब देना चाहे तो, वरना हम क्लास एंड करते हैं। सर एक और बार रिपीट करिएगा। अगर स्टीम टरबाइन में जो वाटर वेपर्स होते हैं उनको हम आइडियल गैस कंसिडर कर सकते हैं? कर सकते हैं सर एक एक्सटेंट पर। अगर देखो, अगर वो सुपर हीटेड स्टेट में नहीं है, अगर वो सैचुरेट कंडीशन के नजदीक है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे उनका जो प्रेशर है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर प्रेशर ज्यादा है, अगर 1 मेगा पास्कल है, इस तरह का प्रेशर है, ठीक है, तो हम उस पॉइंट पे जो आइडियल स्टेट है हम उसको कंसिडर, मतलब गैसेस स्टेट उसको कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोग अगर थर्मो 1 का अगर थोड़ा सा जाके दोबारा देखो तो हम याद है एक चीज करते थे कि किस पॉइंट पे आपके पास आइडियल मतलब गैसेस स्टेट कंसिडर कर सकते हैं। तो जो वेरी लो प्रेशर होते थे हम कंसिडर कर लेते हैं, वहाँ पे आपके पास आइडियल गैस कंसिडर कर सकते हैं। जो बहुत ज्यादा सुपर आइडियल स्टेट होती थी वहाँ पे हम जो उसको आइडियल गैस ले लेते थे, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन यहाँ पे जो है आइडियल गैस कंसिडर करने में क्या होता था, हमारे पास एरर का चांसेस बढ़ जाते थे, ठीक है। तो अगर वेरी लो प्रेशर्स हैं तो उस पॉइंट पे आइडियल गैस अज्यूम करना कोई मसला नहीं है, वहाँ पे हमारा एरर जो है वो नेग्लिजिबल ही रहेगा, ठीक है। बस थैंक यू वेरी मच, आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं। नेक्स्ट क्लास कल इंशाल्लाह अगर कैंपस पे होगी तो फिर वहाँ पे फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।